अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनकी थ्योरीज ने दुनिया के साइंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो 9 सालों तक नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे। यहाँ तक कि उनकी क्लास फेलोज में अगर किसी की जॉब नहीं लगी थी तो वो सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन ही थे। लेकिन किसने सोचा था कि जो लड़का स्कूल में सबसे स्लो लर्नर समझा जाता है, एक दिन उसके दरवाजे पर इजराइल के पेशेंट बनने की ऑफर आएगी। आइंस्टाइन ने इस इजरायली एम्बेसडर को क्या जवाब दिया और वह क्या वजूहात थी जिनकी वजह से इतनी इंटेलिजेंट शख्स को कोई जॉब पर रखने के लिए तैयार नहीं था। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ इरशाद और आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 में जर्मनी के शहर उल्म में पैदा हुए थे। बचपन से ही उनको अजीब नजरों से देखा जाता था कि वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे। वो बहुत ही स्लो लर्नर थे। लेट बोलना शुरू किया और स्कूल में टीचर उनको एवरेज और कमजोर स्टूडेंट समझते थे। पर इसके पीछे वजह यह थी कि आइंस्टाइन हर चीज को क्यूरियोसिटी की निगाह से देखते थे। स्कूल में अगर उनको कोई चीज समझ नहीं आती थी तो रट्टा लगाकर उसे याद करने के बजाय वह उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करने में लग जाते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा कोर्स में पीछे रह जाते थे। आइंस्टाइन बचपन से ही काफी क्रिएटिव थे और यही उनकी कमजोरी भी थी और बाद में उनकी ताकत भी बनी। आइंस्टाइन की अर्ली एजुकेशन म्यूनिख में हुई, जहाँ उनको जर्मन स्कूलिंग का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बेस्ड सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आया जब तंग आकर आइंस्टाइन ने स्कूल छोड़ दिया और अपनी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो गए ताकि वहाँ के लिबरल एजुकेशन सिस्टम में अपनी जगह बना सके। वहाँ के ज्यूरिख पॉलिटेक्निक कॉलेज में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहते थे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उन्होंने मैथ और फिजिक्स के पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया, लेकिन दूसरे पेपर जैसे कि जियोलॉजी, लिटरेचर और पॉलिटिक्स में वो बहुत ही बुरी तरह फेल हुए। एंट्रेंस एग्जाम के बाद कॉलेज के प्रोफेसर ने आइंस्टाइन को अपने ऑफिस में बुलाया। वो आइंस्टाइन के मैथ और फिजिक्स के आंसर देखकर काफी हैरान थे। वो जानना चाहते थे कि आइंस्टाइन को यह सब किसने पढ़ाया, जिस पर आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि उन्होंने यह सब खुद से ही पढ़ा है। और दूसरे सब्जेक्ट जिसमें ज्यादातर सिर्फ रट्टा काम करता था, उसमें आइंस्टाइन बहुत ही बुरी तरह फेल हुए थे। प्रोफेसर ने उनको बताया कि अगर उनको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स से काम नहीं चलेगा, उनको दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। उनको दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए 1 साल फिर से स्कूल में लगाना होगा। मायूस होकर अल्बर्ट आइंस्टाइन को वापस 1 साल स्कूल में लगाना पड़ा और अगले साल खुशकिस्मती से वो ज्यूरिख पॉलिटेक्निक कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम पास हो गए। और कॉलेज में एडमिशन लेने से आइंस्टाइन की नेचर नहीं बदली। वो यहाँ पर भी बोरिंग लेक्चर को रिसीव करते, खुद से पढ़ाई करते और प्रोफेसर से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होते थे। यानी उनके आगे पीछे नहीं घूमते थे, उनकी चापलूसी नहीं करते थे, क्योंकि यह उनकी फितरत में नहीं थी। इस सब का रिजल्ट यह निकला कि जब आइंस्टाइन 1900 में ग्रेजुएट हुए तो उनके प्रोफेसर ने उनको जॉब रिकमेंडेशन देने से इनकार कर दिया। अब बेशक वो ज्यादा जाहिल थे, लेकिन आइंस्टाइन के पास कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं था, कोई मेंटर नहीं था जो उनको एक एकेडमिक और रिसर्च जॉब दिला सके। उस दौर में साइंस के फील्ड में जॉब पाने के लिए प्रोफेसर की रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती थी और आइंस्टाइन उस रेस में पीछे रह गए। और रिजल्ट यह निकला कि उनके क्लासमेट जिनसे वो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग थे अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए, क्योंकि उनके पास प्रोफेसर का सपोर्ट था। आइंस्टाइन ने जर्मनी और स्विट्जरलैंड में कई जगह अप्लाई किया, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, हर जगह उनको मना कर दिया गया। लेटर्स लिखे, प्रोफेसर से मिले, लेकिन सब जगह एक ही जवाब था, हमें अफसोस है, हम आपको हायर नहीं कर सकते। आइंस्टाइन के लिए ये पर्सनली भी पेनफुल था, क्योंकि वो समझते थे कि उनका काम और पोटेंशियल लोगों को नहीं दिख रहा है। आइंस्टाइन के लेटर्स और डायरी से उनकी इस फ्रस्ट्रेशन का अच्छी तरह अंदाजा लगाया जा सकता है। आइंस्टाइन ने एक दफा अपनी डायरी में लिखा था, मुझे लगता है जैसे कि दुनिया को मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, हर दरवाजा बंद लगता है। अपनी फैमिली को लिखे गए लेटर में यह मैसेज था, मैं हर जगह अप्लाई करता हूँ, लेकिन न तो कोई जवाब मिलता है और न किसी को मेरी कोई जरूरत है। लगता है मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। एक और फेमस लेटर जो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड मिलिवा को लिखा था, उसमें आइंस्टाइन ने कहा था, मुझे लगता है कि मैं एक यूजलेस इंसान बन गया हूँ। मैं सिर्फ फिजिक्स में जीता हूँ और दुनिया सिर्फ उन लोगों की सुनती है जो उसके सिस्टम में फिट बैठते हैं। यह फ्रस्ट्रेशन आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ को असरअंदाज कर रही थी। पैसे की तंगी, शादी में टेंशन और खुद से डिससेटिस्फेक्शन। एक और प्रॉब्लम यह थी कि आइंस्टाइन की नेचर बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक थी। वो क्लियर थे कि वो सिर्फ साइंस से रिलेटेड ही जॉब करेंगे, पॉलिटिकल और कमर्शियल जॉब में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस वक्त आइंस्टाइन का अफेयर उनकी एक क्लास फेलो मिलिवा के साथ चल रहा था, लेकिन दोनों की शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही थी क्योंकि आइंस्टाइन के पास कोई जॉब नहीं थी। फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा था। मिलिवा यह एक्सपेक्ट कर रही थी कि आइंस्टाइन कुछ कमाए, लेकिन आइंस्टाइन के हाथ जैसे जकड़े हुए थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब आइंस्टाइन को प्राइवेट ट्यूटर बनकर पैसे कमाने पड़े, जहां पर वो स्कूल के स्टूडेंट को मैथ और फिजिक्स पढ़ाते थे। आखिरकार आइंस्टाइन के एक दोस्त ने उनको यह एडवाइस दिया कि बेरेन पेटेंट ऑफिस में एक एग्जामिनर की जॉब के लिए अप्लाई करें। यह एक लो लेवल गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन कम से कम एक स्टार्ट था। आइंस्टाइन ने अप्लाई किया और सरप्राइजिंगली बिना ज्यादा एक्सपीरियंस के
उनको 1902 में जॉब मिल गई। बेरेन पेटेंट ऑफिस में आइंस्टाइन का काम था नए इन्वेंशन और पेटेंट्स की एप्लीकेशन को चेक करना, देखने कि सच में इनोवेटिव है क्या नहीं। यह जॉब बोरिंग थी, लेकिन आइंस्टाइन के लिए डूबते को तिनके का सहारा बनने का काम कर रही थी, क्योंकि यह जॉब 9 to 5 थी। तो रातों को और वीकेंड में अपनी साइंटिफिक रिसर्च करते थे। बेशक ये प्रोफेसर की जॉब नहीं थी, इसके लिए आइंस्टाइन ने कोशिश किया था, लेकिन जो भी था ना होने से बहुत ही अच्छा था। उसके बाद एक और ऐसा भी आया जब आइंस्टाइन के दिन पलटने लगे। पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए आइंस्टाइन ने 1905 में अपने करियर का सबसे बड़ा धमाका किया। एक ही साल उन्होंने 4 रिवोल्यूशनरी पेपर पब्लिश किए, जिसमें स्पेशल रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन और मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जिसे E=mc² भी कहा जाता है, शामिल थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के इन पेपर्स ने उस वक्त की साइंटिफिक दुनिया को हिलाकर रख दिया। अचानक पेटेंट ऑफिस में मामूली सी जॉब करने वाले लड़के का नाम यूरोप के साइंसदानों में मशहूर होने लगा। आइंस्टाइन का एक पेपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद बना। दूसरा, स्पेशल रिलेटिविटी ने समय और स्पेस की समझ को बदल कर रख दिया। 1900 में पास आउट होने के आखिरकार 1909 में उनको यूनिवर्सिटी ऑफ जोरिक में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की ऑफर मिली। अल्बर्ट आइंस्टाइन की शख्सियत को लोगों ने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। साइंस की दुनिया से बाहर जो आइंस्टाइन था, उसकी इमेज बहुत ही कंफ्यूजिंग रही है। एक तरफ लोग उनको एक मजाकिया तरीके से दिखाते हैं, बिखरे हुए बालों वाला अजीब सा सोशली ऑकवर्ड साइंटिस्ट जो अपनी सिर्फ किताबों और थ्योरीज में घुसा रहता था। दूसरी तरफ वो एक सीरियस और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल रोल में भी दिखाई देते हैं। 1932 में आइंस्टाइन जर्मनी से भाग गए, बस एक साल पहले जब हिटलर ने वहाँ पर पावर संभाली, क्योंकि हिटलर जूस के काफी खिलाफ था और आइंस्टाइन का ताल्लुक भी एक जूस फैमिली से था। आइंस्टाइन अमेरिका चले गए और प्रिंसटन न्यू जर्सी में थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर बने। सिर्फ साइंस के हीरो नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया के जूस कम्युनिटी का एक फेमस और रिस्पेक्टेड चेहरा भी थे। इस दौरान जूस की अपनी स्टेट इजराइल बनने का अमल चल रहा था और पैलेस्टाइन में इसी मुद्दे को लेकर काफी जंग भी हो रही थी। आखिरकार 1948 में इजराइल फॉर्मली वजूद में आ गया, लेकिन सिर्फ 4 सालों के बाद 1952 में इजराइल के पहले प्रेसिडेंट खाम वाइजमैन इंतकाल कर गए। अब जूस कमेटी के सर पर कोई लीडर नहीं था, तो उस वक्त जायनिस्ट लीडर्स ने यह सोचा कि क्यों न अल्बर्ट आइंस्टाइन को अगला प्रेसिडेंट बनाया जाए। आखिरकार वो एक जाने माने फिजिसिस्ट भी थे और समाज में उनकी इज्जत भी थी। मतलब वो एक साइंटिस्ट ही नहीं, एक पॉलिटिकल और कल्चरल आइकन भी बन चुके थे। 17 नवंबर 1952 को आइंस्टाइन को एक लेटर मिला। ये लेटर भेजा था अब्बा एबन ने, जो उस वक्त यूनाइटेड नेशन में इजराइल का एम्बेसडर था। लेटर में लिखा था, इस लेटर के जरिए आपको प्राइम मिनिस्टर बेन गोरियो का पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि अगर इजरायली पार्लियामेंट आपको वोट देकर इजराइल का प्रेसिडेंट बनाए तो क्या आप इसे कबूल करेंगे? अगर आप मान जाते हैं तो आपको इजराइल में शिफ्ट होना पड़ेगा और वहाँ की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी सूरत में आपको अपना साइंटिफिक काम पूरी आजादी और सहूलियत के साथ कंटिन्यू करने दिया जाएगा। यह बहुत ही बड़ा और इमोशनल ऑफर था, पर आइंस्टाइन के पास कुछ और ही प्लान था। उन्होंने पलट कर जो जवाब दिया वो उनकी जिंदगी का एक और पहलू सामने लाता है। आइंस्टाइन ने जवाब में लिखा कि इजराइल की तरफ से प्रेसिडेंट बनने का जो ऑफर दिया गया है उससे मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन साथ ही उदास भी हूँ और शर्मिंदा भी हूँ, क्योंकि मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। मैं जिंदगी भर सिर्फ ऑब्जेक्टिव चीजों से डील करता आ रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास न तो लोगों को संभालने की फितरत है और न ही ऑफिशियल जिम्मेदारी निभाने का तजुर्बा। मतलब आइंस्टाइन ने खुद को पॉलिटिकल लीडरशिप के लायक ही नहीं समझा था। उस वक्त आइंस्टाइन की एज थी 23। जब उनको ये ऑफर मिला तो उन्होंने अपने घर में रुके हुए एक मेहमान को बताया कि यह ऑफर बहुत ही ऑकवर्ड है। यह भी समझाया कि मैं ऐसे किसी भी चांस का सामना नहीं करना चाहता जहां मुझे गवर्नमेंट के फैसलों के साथ चलना पड़े, जो कभी भी मेरे जमीर के खिलाफ जा सकती है। मतलब आइंस्टाइन सिर्फ इसलिए मना नहीं कर रहे थे कि वो पॉलिटिकली फिट नहीं थे, बल्कि इसलिए भी मना कर रहे थे क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। फिर चाहे कितनी बड़ी कुर्सी या इज्जत उन्हें क्यों न मिल रही हो, लोग जो जज्बाती तौर पे एक्साइटेड हो रहे थे आइंस्टाइन को प्रेसिडेंट बनने के आइडिया पर, वो एक इम्पोर्टेंट बात भूल रहे थे कि आइंस्टाइन इजराइल के लिए सिंपैथिक जरूर थे, लेकिन वो कभी भी एक पैशनेट जायनिस्ट नहीं थे। जब आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट के ऑफर को ठुकरा दिया तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियो ने अपने असिस्टेंट को कहा कि अगर आइंस्टाइन ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि 1946 में इजराइल बनने से 2 साल पहले आइंस्टाइन एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कहा था कि स्टेट का आइडिया मेरे दिल में नहीं है। यानी असल में आइंस्टाइन इजराइल को एक अलग स्टेट मानते ही नहीं थे। आखिरकार 16 दिसंबर 1952 को याक बेंजामिन इजराइल के दूसरे प्रेसिडेंट बनते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक अगली शानदार वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।